हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और मस्त तरीके से रह रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूकेपीएससी का जो टारगेट बैच है नए सिलेबस पर आधारित और जो कि है कन्या सहायक के लिए। इसमें हम बात कर रहे हैं डे 2 की, यानी कि आज दूसरा दिन है और इसमें हम लोग कर रहे थे सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर वाला टॉपिक। और सामान्य विज्ञान कंप्यूटर में हम लोगों ने फिजिक्स को पढ़ना शुरू किया था। कल की वीडियो में हमने एक क्लास कराई है, तो आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखना। आज हम सेकेंड क्लास है जो कि कराने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग हिंदी की क्लास भी देखें, मैं आप लोगों को हिंदी की क्लास भी दे रहा हूं। तो हिंदी की क्लास पटवारी लेखपाल फॉरेस्ट गार्ड और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, नया सिलेबस और पुराना सिलेबस सेम है। थोड़ा सा अंतर क्या है कि आप लोगों के जो नए सिलेबस में है पत्र लेखन वाला टॉपिक नया नहीं डाला है, ठीक है। तो पत्र लेखन और हिंदी साहित्य वाला टॉपिक आप लोगों ने नहीं पढ़ना है। उसके अलावा सारे टॉपिक हैं जो कि आप लोगों ने देखने हैं। तो आप लोग हिंदी की क्लास भी देखना और रीजनिंग की क्लास भी देखना। रीजनिंग के मैंने 20 क्लास आप लोगों को करा रखी हैं। रीजनिंग के 9 से 10 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो बहुत बेसिक से आप लोगों को रीजनिंग कराई जा रही है। तो रीजनिंग की क्लास मैंने 20 क्लास करा रखी है, आप लोग जरूर जाके देखना। उसके अलावा आप लोग अंतिम 45 दिनों के महासंग्राम से अपनी जीएस को मजबूत करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है या फिर क्या कैसे लग रही है। फीडबैक आप लोग अपना देने की कोशिश करना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आप लोग मेरे से कुछ भी क्वेरी है पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों से वहाँ पर बात कर सकता हूँ, आप लोगों के आंसर कर सकता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पर से मेरे से पूछ सकते हैं कुछ भी चीज़ें। भौतिक विज्ञान में कल हमने मापन पद्धति की बात की थी और मापन पद्धति में हमने एसआई पद्धति की बात की थी, ठीक है। एसआई पद्धति की हम लोगों ने बात की थी, उसमें हमने मूल मात्रक पढ़े थे। मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं। आज हम बात करेंगे व्युत्पन्न मात्रक की, ठीक है। मापन हम लोग पढ़ रहे थे भौतिक विज्ञान में, क्या पढ़ रहे थे हम? मापन, मेजरमेंट। और इस मापन में हम लोगों ने कल क्या देखा था? एसआई पद्धति देखी थी। क्या देखी थी दोस्तों? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट के बारे में हम बात कर रहे थे। और कल हम लोगों ने एसआई यूनिट में भी मूल मात्रक देखे थे। 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो कल हम लोगों ने मूल मात्रक है जो कि पढ़ लिया है और आज हम बात करेंगे व्युत्पन्न मात्रक की। आज हम बात करेंगे व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक को हम डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट। इंग्लिश वाले भी आप लोग यहाँ पर से कोई दिक्कत लेने की जरूरत आप लोगों को नहीं है, दोनों को साथ में लेके हुए चलेंगे हम। तो डिराइव्ड यूनिट की आज हम बात करेंगे। और डिराइव्ड यूनिट क्या होती है? जो कि मूल मात्रकों से मिलाकर बनाई जाती है, उसको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। कल हम लोगों ने देखा था, एक उदाहरण के माध्यम से भी हम लोगों ने समझा था, लेकिन हम इसको आज थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसमें आप लोग सबसे पहले लिखेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, आप लोगों से क्षेत्रफल का मात्रक पूछा जा सकता है, एसआई मात्रक। तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है इसको हम समझेंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं, ये आप लोगों ने एक खेत, ये एक प्लॉट है। क्या है? एक प्लॉट है, ये प्लॉट है, खेत है, एक खेत है। खेत में इसकी क्या है? ये लंबाई है और ये इसकी क्या है? चौड़ाई है। ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है, ठीक है। लेंथ और विड्थ है। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालने की बात करेंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा? इसके अंदर जो भी हमारा जो भी क्षेत्र आएगा वो पूरा क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होगा। ये पूरा का पूरा इसका क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। तो इस क्षेत्रफल को हम निकालते कैसे हैं? इस क्षेत्रफल को हम निकालते हैं लंबाई और चौड़ाई को गुणा करके। क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? जो भी उसकी भुजाएं होती हैं उन भुजाओं को हम गुणा कर देते हैं, तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल का आप लोगों से अगर पूछ देगा तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हम लोगों ने कल बात की थी लंबाई या फिर दूरी हम किस में मापते हैं? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ तो दूरी तय करेगा ना, ये यहाँ से यहाँ तक कोई ना कोई दूरी होगी, कोई ना कोई डिस्टेंस होगी। ये लंबाई, ये क्या है? एक डिस्टेंस है,
ये क्या है, एक दूरी है। इस दूरी को हम किस में नापते हैं, कल हम लोगों ने देखा, कल हम लोगों ने जब मूल मात्रक पढ़ रहे थे तो लंबाई का मात्रक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मीटर पढ़ा था। मीटर, एम से हम इसको दर्शा रहे थे। इसी प्रकार अगर हम चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई भी क्या है, एक दूरी है जो कि यहाँ से यहाँ तक की है। इस दूरी को हम लोग कल भी हम लोगों ने देखा कि दूरी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों का मात्रक मीटर होता है, तो हम मीटर को मीटर से गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो क्षेत्रफल है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वो होती है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर है जो कि क्षेत्रफल की यूनिट होती है। इसी तरीके से हम अब बात करेंगे दूसरा, जिसको हम बोलते हैं आयतन। इसको हम एरिया बोलते हैं इंग्लिश में। और अब हम बात करेंगे आयतन की। आयतन मतलब वॉल्यूम, ठीक है, आयतन मतलब वॉल्यूम। अब हम बात कर लेते हैं एक मकान के कमरे की, जिस कमरे में आप लोग रह रहे हैं तो उसकी अगर हम बात करें, तो ये देखो इस प्रकार से कमरा है और कमरे में ये इसकी लंबाई है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है और ये वाली इसकी ऊंचाई है, ठीक है। जो भी आप जिस कमरे में आप लोग देखो, एक फर्श होगा, ये फर्श क्या होगी, आपकी लंबाई होगी और फिर जो उसकी साइड है वो क्या होगी, उसकी चौड़ाई होगी और फिर इस तरीके से जो दीवार है वो उसकी ऊंचाई होगी। तो आप लोगों को यहाँ पर कितनी भुजाएं देखने को मिली हैं, 3 भुजाएं देखने को मिली हैं। और जब भी हम 3 भुजाओं की बात करेंगे वहाँ पर हम इसको आयतन कहेंगे। तो इस कमरे में, इस कमरे के अंदर जो भी चीज़ें आएंगी तो उसको हम उसका आयतन कह देंगे, ठीक है। इसको इसका हम आयतन कह देंगे। निकालेंगे कैसे, इसको हम निकालेंगे ऐसे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसके अगर हम मात्रक की बात करें, देखो लंबाई का मात्रक अभी हम लोगों ने देखा मीटर होता है, चौड़ाई का मात्रक मीटर होता है और ऊंचाई का मात्रक, ऊंचाई भी तो एक दूरी है। कहीं ना कहीं आप लोगों ने दूरी तो तय कर रखी है, ऊंचाई में भी दीवार की आप लोगों ने दूरी मापी है, तो इसको भी हम मीटर बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, तो मीटर क्यूब हो गया ये। तो ये क्या हो गया, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, यानी कि इसको हम घन मीटर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, घन मीटर। तो ये इसका क्या हो गया, ऐसा ही मात्रक हो गया। इसी प्रकार हम बात करेंगे अब तीसरी यूनिट, जिसको हम चाल बोलते हैं। चाल मतलब स्पीड, चाल मतलब स्पीड, ठीक है दोस्तों, चाल मतलब स्पीड। अब चाल क्या होती है, जैसे कि आप लोग अभी यहाँ पर हैं, किसी ए बिंदु पर हैं, ए बिंदु पर हैं और आप लोगों ने दौड़ लगाई और कहाँ पर पहुँच गए, बी पॉइंट पर पहुँच गए। ए से बी पॉइंट पर आप लोग पहुँच गए। तो आप लोगों ने क्या किया, कुछ दूरी तय की, आप लोगों ने कुछ दूरी तय की और इस दूरी को तय करने में कुछ ना कुछ आप लोगों को समय लगा होगा, कुछ ना कुछ समय लगा होगा, ठीक है। जब भी आप लोग कहीं ना कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं तो आप लोगों को दूरी भी तय करनी पड़ती है और दूरी के साथ आप लोगों को समय भी लगता है। तो इसलिए इस चीज़ को हम कहते हैं चाल, यानी कि किसी समय में चली गई दूरी उसकी चाल कहलाती है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। क्यों, क्योंकि हम समय के सापेक्ष दूरी तय कर रहे हैं, समय को आधार मानते हुए हम दूरी तय कर रहे हैं। तो इसलिए हम इसको नीचे लिखेंगे, समय को, जिसको भी हम आधार मानते हैं, जिसको भी हम सापेक्ष मानते हैं, उसको हम नीचे लिखते हैं और दूसरी वाली चीज़ को हम ऊपर लिखते हैं। कल हम लोगों ने दूरी का मात्रक पढ़ा था, यहाँ पर भी हम लोगों ने दूरी, डिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो कल हम लोगों ने देखा था कि समय को हम एस से लिखते हैं,
तो ये क्या बन गया, मीटर प्रति सेकेंड। इसको हम क्या लिखेंगे, मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड जो हो गया वो चाल का मात्रक हो गया। इसको हम इस तरीके से भी लिख लेते हैं कभी कभी, मीटर सेकेंड और -1। -1 क्यों लिखा, क्योंकि अभी ये नीचे है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 कर देंगे, उसका व्युत्क्रम कर देंगे, उसका अपोजिट कर देंगे, उसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 कर देंगे। तो आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे, चाल हम लोगों ने देख लिया, चाल हम लोगों ने देख लिया। इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लें। इतना आप लोगों से यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन में तो प्रयोग हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग हो रही हैं। और आप लोगों से सिलेबस में बोला है कि ऐसी चीज़ें जो कि आप लोगों के दैनिक जीवन में प्रयोग होती हैं उनको आपको पूछा जाएगा। हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ ली। चौथी चीज़ आप लोग लिखेंगे विस्थापन। विस्थापन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम बात करें, देखो आप लोग यहाँ पर ए स्थान पर हैं, कहीं पर ए स्थान पर। अब मैं बात करूँ, अगर यहाँ से हम लोग चलना शुरू करें, यहाँ पर पहुँच गए, बी स्थान पर पहुँच गए, बी से मैं थोड़ा सा ऊपर को चले गया, यहाँ पर सी स्थान पर पहुँच गया, सी स्थान पर के बाद मैंने थोड़ा सा और यहाँ को घुमा, मैं आ गया डी स्थान पर। मैं कहाँ पर आ गया, डी स्थान पर आ गया। तो मैं कुल कितनी दूरी तय करूँगा, अगर मेरे को मापना है मैं कितना चलाऊँगा, तो मैं चलाऊँगा यहाँ से यहाँ तक। पहले इसको मैं अगर मान लूँ 5 किलोमीटर में चला पहले, और ऊपर को मैं 2 किलोमीटर चला, और फिर इधर को मैं 1 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैं कुल दूरी कितनी तय किया, मैंने 5, 2 और 1, यानी कि मैंने 8 किलोमीटर की दूरी तय की। तो दूरी तो मेरा हो गया 8 किलोमीटर, ठीक है। दूरी हम लोग समझ गए कि हम लोगों ने 8 किलोमीटर तय की होगी। लेकिन अगर मैं विस्थापन की बात करूंगा, विस्थापन की, तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। हम शुरू में कहां पर थे, यहां पर थे, और अंतिम में कहां पर पहुंच गए, डी में पहुंच गए। तो इन दोनों के बीच में जो भी दूरी होगी इसको हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। यानी कि मैं इसको और अगर लिखूं, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, की न्यूनतम दूरी। आप लोगों से पूछा जाएगा कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं विस्थापन या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो हम दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, वो ये होगी, ए से लेकर डी में जाने के लिए यही हमारे पास न्यूनतम है, सबसे कम है जो कि ये दूरी है, इसी को हम कहेंगे विस्थापन। और विस्थापन को भी हम किस में मापते हैं, इसको भी हम मीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं, मीटर में। तो इसकी एसआई यूनिट भी मीटर हो गई। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे, विस्थापन को हम लोगों ने देख लिया। विस्थापन और दूरी में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम पांचवा देखेंगे, वेग। वेग यानी कि वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी तो वेलोसिटी जो होती है वो विस्थापन में परिवर्तन की दर को दिखाती है। क्या, विस्थापन में परिवर्तन की दर। ये जो विस्थापन हो रहा है इसमें कितना परिवर्तन हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूं, विस्थापन, विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन कैसे होगा, समय के सापेक्ष होगा। ठीक है, परिवर्तन किसके सापेक्ष होगा, समय के सापेक्ष होगा, समय। तो इसका सूत्र हमारे पास क्या आ गया, वेग का विस्थापन बट्टा समय। विस्थापन बट्टा समय है जो कि हमारा सूत्र आ गया। अब विस्थापन को हम किस में मापते हैं, मीटर में।
और समय को हम किस में मापते हैं, सेकंड में। तो ये वेग का मेरा SI मात्रक क्या बन गया, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, हम लोगों ने अभी देख लिया है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे छठा, जिसको हम बोलते हैं त्वरण। त्वरण इंग्लिश में इसको एक्सीलरेशन बोलते हैं। एक्सीलरेशन की अगर हम बात करें, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, तो आप लोग बाइक आप लोगों ने चलाई होगी या फिर कार आप लोगों ने चलाई होगी, तो हम एकदम से क्या करते हैं, सबसे पहले जब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं तो उसकी स्पीड 0 पर होती है और धीरे धीरे करके हम उस पर एक्सेलरेट करते हैं। उसको क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, उसमें हम त्वरण उत्पन्न करते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो उसकी स्पीड को बढ़ाना, उसकी स्पीड को बढ़ाना ही क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्वरण क्या होता है, वेग, उसका जो वेग है उसको परिवर्तन, वेग परिवर्तन की दर। समय के साथ जैसे ही हम लोगों ने समय के साथ जैसे ही हम लोगों ने उसकी वेग को बढ़ाया, उसकी एक्सेलरेट किया, हम लोगों ने जैसे ही गियर बदले तो उसकी स्पीड बढ़ी गाड़ी की, और जैसे ही स्पीड बढ़ी तो उसको ही हम लोगों ने क्या कहा कि यह क्या है, एक प्रकार का त्वरण है। हम लोगों ने क्या पैदा किया, त्वरण पैदा किया। तो इसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, वेग परिवर्तन की दर इसको कहा जाता है। तो वेग क्या होता है, वेग हम लोगों ने देखा कि इसका मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक है। और जब भी हम बात करते हैं परिवर्तन की, तो वो समय के सापेक्ष होता है। तो मीटर प्रति सेकंड बट्टे सेकंड, तो इसको अगर हम और अच्छे से लिखेंगे तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसका त्वरण का मात्रक हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक हो जाएगा, त्वरण का एक्सेलरेशन का SI यूनिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात है जो कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप लोगों से इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, परिभाषा पूछी जा सकती है, और इनके मात्रक आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन में काम आ रही हैं और प्रयोग हो रही हैं। यही तो बोला था ना कि जो हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं उनको हम किस प्रकार से वहाँ पर देख रहे हैं, यही आपके सिलेबस में है। तो अब हम बात करेंगे छठा, बल की। बल मतलब फोर्स, बल मतलब फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स जैसे कोई ये एक वस्तु है, ये क्या है, एक वस्तु है। अब इस वस्तु का कुछ ना कुछ भार होगा, द्रव्यमान होगा, मास होगा इसका कुछ, इसका द्रव्यमान भी तो होगा, वस्तु है तो कुछ ना कुछ इसका वजन होगा, द्रव्यमान होगा। तो इसको हम द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं। कल हमने देखा था किलोग्राम, केजी में। ठीक है, केजी में हम इस द्रव्यमान को मापते हैं। अगर इस वस्तु में मैं कहूँ कि मैं बल लगा रहा हूँ, तो क्या करूँगा, मैं इस वस्तु को थोड़ा सा परिवर्तन कर दूंगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जैसे ही मैं इसको परिवर्तन करूँगा तो इस पर क्या होगा, एक एक्सेलरेशन पैदा होगा, एक त्वरण पैदा होगा। इसमें क्या होगा, एक त्वरण पैदा होगा। तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसी चीज़ को हम कहते हैं बल। तो द्रव्यमान गुणा त्वरण, त्वरण को हम किससे दिखाते हैं, ए से, एक्सेलरेशन। ठीक है, और त्वरण का मात्रक अभी हम लोगों ने पढ़ा, त्वरण का मात्रक भी अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणा त्वरण। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका क्या होता है, मात्रक होता है। तो बल का मात्रक क्या बन गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बन गया। बल का मात्रक क्या बन गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूटन ने बल की परिभाषा दी थी। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, गति के 3 नियम दिए थे, और दूसरे नियम में उसने ये कहा था, बल के बारे में बात की थी। वहाँ से बल की परिभाषा जो कि आती है, आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि बल की परिभाषा किस नियम से दी गई है, तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम से बल की परिभाषा दी गई है। इसलिए जो इसका मात्रक है, इसको हम न्यूटन के नाम पर कह देते हैं, तो इसलिए हम इसको N से दिखाएंगे, न्यूटन N। तो आप लोगों से बल का मात्रक पूछा जा सकता है, ऐसा ही यूनिट, तो हम लोग न्यूटन कह देंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे 7वां कार्य की। कार्य, वर्क। कार्य क्या होता है? देखो, जैसे कोई आप लोग किसी वस्तु को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तो आप लोग क्या कहते हैं कि आप लोगों ने कोई ना कोई काम किया है। ठीक है, आप लोगों ने क्या किया है? कोई ना कोई काम किया है। तो काम क्या होता है? जैसे ये मेज है, इस मेज पर कोई वस्तु रखी है, इस वस्तु पर आप लोगों ने कोई ना कोई बल लगाया, यहाँ से आप लोगों ने फोर्स लगाया, और इस वस्तु को विस्थापित करके यहाँ पर भेज दिया, यहाँ पर विस्थापन कर दिया आप लोगों ने, और विस्थापन करके आप लोगों ने इस वस्तु को यहाँ पर भेज दिया। तो हम क्या कहेंगे कि इस वस्तु पर हम लोगों ने कोई ना कोई काम किया। तो काम क्या होता है? कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। अब हमने बल का मात्रक अभी देखा था, और विस्थापन का मात्रक भी हम लोगों ने देखा है। ठीक है, बल का मात्रक भी हम लोगों ने देखा है, और विस्थापन का मात्रक भी हम लोगों ने देखा है। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो न्यूटन मीटर, इसका न्यूटन मीटर है, जो कि कार्य का मात्रक हो जाएगा। और इसी को हम क्या कह देते हैं? जूल कह देते हैं। इसी को हम जूल कह देते हैं। तो कार्य का मात्रक क्या बन गया? जूल बन गया। कार्य का मात्रक क्या बन गया? जूल बन गया, या फिर न्यूटन मीटर। चूंकि ये नाम जूल ने रखा था, जूल एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर ये रखा गया था, इसलिए हम इसको जूल कह देते हैं। ठीक है, 8वां हम देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं शक्ति। शक्ति का मतलब पावर। पावर क्या होती है? कार्य करने की दर। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी बात कही कि ये मेज है, इस मेज पर एक वस्तु को हमने एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया। अब अगर 2 व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति आया, उसने इसको यहाँ से यहाँ तक विस्थापित कर दिया 1 मिनट में। 1 मिनट में इसने इस वस्तु को यहाँ से यहाँ पर भेज दिया। अब कोई एक दूसरा व्यक्ति आया, बी नाम का कोई व्यक्ति आया, इसने इस वस्तु को यहाँ से यहाँ भेज दिया, और इसने कितने मिनट लगाए? 5 मिनट लगा दिए। तो हम क्या बोलेंगे कि किसकी क्षमता ज़्यादा है? क्षमता किसकी ज़्यादा होगी? जो कि कम समय में लगाएगा, यानी कि इसकी क्या है? शक्ति ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि समय के साथ ये काम जल्दी कर दे रहा है। लेकिन अगर हम ये बी व्यक्ति की बात करेंगे, तो ये काम करने में देर लगा रहा है, यानी कि इसकी शक्ति कम होगी। तो कार्य करने की दर, जो भी काम समय के साथ किया जाएगा, उसकी दर क्या होगी, उसका रेट क्या होगा, उसी को हम कहेंगे शक्ति। तो कार्य करने की दर को हम क्या कह देते हैं? शक्ति कह देते हैं। इसका जो सूत्र होता है वो क्या हो जाएगा फिर? कार्य बट्टा समय। कार्य बट्टा समय क्या हो जाएगा? इसका सूत्र हो जाएगा। कार्य का अगर हम बात करें, कार्य का मात्रक अगर हम लोगों ने अभी ऊपर देखा, जूल होता है, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो इसका SI मात्रक क्या हो गया? जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड इसका SI मात्रक हो गया, और इसी को हम कह देते हैं वाट। ठीक है, वाट। क्योंकि ये वाट नामक एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर इसको समर्पित किया गया है, इसलिए हम इसको वाट कह देते हैं। अब आप लोगों से एक ये चीज़ पूछ ली जाती है कि जो मशीन होती है, जैसे कि हम घर में मशीन यूज़ करते हैं,
कौन मोटर हो गया, जो भी मोटर होगी, जैसे हम फ्रिज की मोटर की बात करते हैं या फिर मिक्सी की मोटर, तो वो मशीनी तो है। और इस मशीन की जो शक्ति होगी, इस मशीन की शक्ति, इसको हम कहते हैं अश्व शक्ति। अश्व शक्ति, इस मशीन की शक्ति को क्या कहते हैं? अश्व शक्ति, यानी कि इसको हम हॉर्स पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्स पावर। और आप लोगों से पूछा जाता है कि एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो हम बोलेंगे 746 वाट होते हैं। 746 वाट होते हैं एक अश्व शक्ति में। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। इतनी बात है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो ये व्युत्पन्न मात्रक है जो कि डिराइव्ड यूनिट है, आज हम लोगों ने देखी। अब कल से हम कुछ और चीज़ें देखेंगे और जो हमारा फिजिक्स है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहना, और वीडियो कैसे लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना फीडबैक के रूप में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। थैंक यू सो मच।